हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 4। कौन सा सॉल्व करने वाले? इलस्ट्रेशन 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है ऑन 2 कॉलम कैश बुक हमारे टेक्स्ट बुक में। तो हमारे टेक्स्ट बुक में 7 ही क्वेश्चंस थे, जो 3 हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व किए। अब ये चौथा इलस्ट्रेशन दैट इज लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कुछ नई ट्रांजैक्शन हमें फिर से पढ़नी है, राइट। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो वो कह रहे प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गुरु दक्षिणा ब्रदर्स, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो आपका काम उन्होंने आसान कर दिया कि 2 कॉलम कैश बुक बनाओ, बट नरेशन, बिना नरेशन दिए, ठीक है। तो नरेशन उन्होंने नहीं बोला, इसलिए हम नहीं देंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो आपको कंपलसरी नरेशन देना है, आपके मन से नहीं बोलना है कि अरे नरेशन नहीं देते, चलो नहीं। अगर उन्होंने कहा है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो ही नरेशन नहीं देना है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो नरेशन कंपलसरी है। हमने जितने भी सम्स किए थे इससे पहले, हमने हर एक क्वेश्चन में नरेशन लिखा था, याद करो, राइट। तो नरेशन इज कंपलसरी अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट टेलिंग यू कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, राइट। वैसे नरेशन हर एक बार कैश बुक में जरूर लिखना है। उन्होंने कहा है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो हम नरेशन नहीं देंगे। इज इट क्लियर? तो कौन से मंथ के लिए? तो 2019 मार्च के लिए हमें 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। तो मैं फटाफट क्या आ रहा हूँ, 2 साइड बाय साइड पेजेस ले रहा हूँ, 2 कॉलम कैश बुक ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ मिसेस गुरु दक्षिणा ब्रदर्स, राइट, कैश बुक विद 2 कॉलम्स, एंड डेट में 2019 मार्च दोनों तरफ मैंने लिख लिया, राइट। ये क्लियर है। अब चलते हैं ऑन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन या 1 तारीख के ट्रांजैक्शन। ध्यान से सुनो, इसमें हमें कुछ नया पढ़ना है। तो वो कह रहे कैश बैलेंस ₹13,000, कैश बैलेंस 13,000 एंड आगे कह रहे बैंक ओवरड्राफ्ट ₹18,000। तो 1 तारीख को मैंने अपना ड्रॉवर ओपन किया, ड्रॉवर में 13,000 रुपीज था। क्या था? कैश था। तो मेरे पास 1 मार्च 2019 या इस महीने की शुरुआत में 13,000 रुपये कैश थी, या जेब में 13,000 रुपये कैश थी, या ड्रॉवर में कैश थी, या जो आपका लॉकर है उस लॉकर में 13,000 रुपये कैश थी, राइट। नोट्स थे 13,000 रुपये टोटल, राइट। सो कैश 13,000 था। लेकिन जब मैं बैंक का स्टेटमेंट लिया तो बैंक दिखा रहा है 1 तारीख को देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। तो व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? तो जो नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरी बिजनेस पर्सन ओपन्स अ बैंक करंट अकाउंट इन अ बैंक। हर एक बिजनेसमैन को, आप अगर बिजनेस चला रहे हो, आपका कोई शॉप है, तो उस शॉप में पैसे की लेन देन होती है। तो वो पैसा आप सारा का सारा दुकान में नहीं रखते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा बैंक में जमा करते हो, राइट। कुछ पेमेंट्स आपको चेक से आते हैं या कुछ पेमेंट आप चेक से करते हो। तो इन की ट्रांजैक्शंस को कवर करने के लिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कवर करने के लिए यू हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो हम बैंक में कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करते? तो बैंक में हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। बिजनेस के नाम पर बैंक में जो अकाउंट ओपन होता है इट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट, राइट। तो एवरी बिजनेस एंटिटी ओपन्स अ करंट अकाउंट विद अ बैंक। अब जब हम बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। व्हाट डू मीन बाय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे कम है एंड आपको अगर किसी को पे करना है, से मान लो आपके अकाउंट में 3,000 रुपये, आपके करंट अकाउंट में, आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये है, लेकिन आपको मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये पे करने हैं। कितने पे करने हैं? 10,000 रुपये पे करने हैं। आपको एक्स को 10,000 देने हैं, लेकिन बैंक में 3,000 है। तो व्हाट यू कैन डू, आप 10,000 का चेक निकाल के एक्स को दे दो। एक्स वो बैंक में लेके जाएगा। बैंक क्या करेगी? बैंक 3,000 आपके अकाउंट में से एंड 7,000 उनकी तरफ से एक्स को 10,000 पे करेगी, राइट। 3,000 आपके अकाउंट में से एंड 7,000 उनकी तरफ से एक्स को पे करेगी। मतलब वो एक्स को 10,000 पे करेंगे। आपके अकाउंट में 3,000 थे, वो दिए, प्लस उन्होंने, बैंक ने, आपने अपनी तरफ से, बैंक की तरफ से 7,000 उसे पे किए, बट वो 7,000 रुपये आपके अकाउंट से वो माइनस करेंगे एंड आपके अकाउंट का बैलेंस -7,000 दिखेगा। आपके अकाउंट में 3,000 थे, आपको 10,000 देने थे, आपने 10,000 का चेक दे दिया, बैंक ने 10,000 पे कर दिए, 3,000 आपके अकाउंट से निकाले, 7,000 उनकी तरफ से निकाले, बट ये 7,000 वो आपके अकाउंट में एज अ -7,000 लिखेंगे। वो कहेंगे कि आपके अकाउंट में -7,000 बैलेंस है। 3,000 प्लस में थे वो दे दिए, प्लस 7,000 बैंक ने अपनी तरफ से दे दिए। तो बैंक ने अपनी तरफ से 7,000 दिए ऑन अ प्रीटेक्स्ट दैट आप कुछ दिनों बाद ये बैंक को रिपे करोगे, इसलिए आपके करंट अकाउंट में बैंक क्या करेगी?
-7,000 करके बैलेंस लिखेगी। तो मान लो कुछ दिनों बाद आपके पास 20,000 आए, तो आपने 20,000 बैंक में जमा किए, तो बैंक क्या करेगी, अपने जो 7,000 माइनस थे वो रिकवर करेगी और आपके अकाउंट में 13,000 प्लस बैलेंस दिखाएगी कि आपके अकाउंट में 13,000 ही है, आपने जमा किए 20, बट पहले के -7,000 वो रिकवर करेगी और आपके अकाउंट में 13,000 रुपए का बैलेंस दिखेगा। इज इट क्लियर? तो ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट यू आर पेइंग एक्सेस अमाउंट देन व्हाट यू हैव। मेरे अकाउंट में 3,000 है बट आई एम पेइंग 10,000, कैसे? तो 7,000 रुपए का मैं ओवरड्राफ्ट ले रहा हूं। सो ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट वेयर माई पेमेंट्स आर मोर देन माई रिसिप्ट्स, या मेरे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा मैं पे कर रहा हूं, दैट इज ओवरड्राफ्ट। तो यहां पर आज के क्वेश्चन में भी वो कह रहे हैं कि बैंक में बैलेंस नहीं है, बैंक में पैसा बैलेंस नहीं है, बैंक माइनस में है। कितना माइनस में? 18,000 है, मतलब मैंने बैंक से जितने पैसे थे उससे 18,000 अधिक पे किया, मतलब मैंने 18,000 एक्स्ट्रा पे किया फ्रॉम माय बैंक अकाउंट। जितना आया या जितना रिसिप्ट था उससे 18,000 मैंने अधिक पे किया, तो बैंक में ओवरड्राफ्ट है, यानी कि बैंक में नेगेटिव बैलेंस है। नॉर्मल बैलेंस का उल्टा बैलेंस है। अगर यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं कहते, यहां पर वो बैंक बैलेंस कहते हैं। तो बैंक बैलेंस हम रिसिप्ट्स में लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे हम कैश बैलेंस लिखेंगे वैसे ही बैंक बैलेंस। लास्ट क्वेश्चन याद करो कि बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा बाकी है तो रिसिप्ट्स में हम लिखते हैं टू बैलेंस, बट यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसमें रिसिप्ट्स में लिखूंगे। दिस इज नॉट नॉर्मल बैलेंस, इट इज उल्टा बैलेंस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को मुझे पेमेंट में लिखना पड़ेगा एज पेमेंट आर एक्सेस। मैंने ज्यादा पे कर दिया पिछले मंथ, इसलिए देयर इज ओवरड्राफ्ट, राइट? तो एक एक करके देखते हैं। मेरे पास कैश बैलेंस कितना है? मेरे पास कैश बैलेंस है 13,000। तो कैश बैलेंस यानी कि कैश में 13,000 बैलेंस है। अब कैश नेगेटिव में हो सकता है क्या? आंसर इज नो। तो मुझे आप ये मत पूछो या आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए अगर कैश में ओवरड्राफ्ट होगा तो। कैश में ओवरड्राफ्ट हो ही नहीं सकता, इधर आपके पास जीरो कैश है या कुछ कैश बाकी है। आपकी जेब में 1,000 रुपए है या जीरो है, -1,000 रुपए हो सकता है कि आपकी जेब में नहीं, वो बैंक में पॉसिबल है, कैश में पॉसिबल नहीं है। तो कैश में हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस होगा या फिर जीरो होगा। कैश कैन बी जीरो और प्लस, कैश कैन नॉट बी नेगेटिव। अब बोल सकते हैं कि मेरे जेब में -3,000 है, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। अब बोलोगे मेरे जेब में पैसा ही नहीं है, पॉसिबल है। अब बोलोगे मेरे जेब में 2,000 रुपए है, तो पॉसिबल है। आप बोल सकते हो कि मेरे जेब में -3,000 है, पॉसिबल नहीं। कैश कैन नॉट बी माइनस, कैश विल बी जीरो और इन प्लस, दैट इज कुछ ना कुछ तो बैलेंस कैश में होना चाहिए या फिर जीरो बैलेंस होना चाहिए। बट बैंक में बैलेंस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव बैलेंस इज नथिंग बट ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव बैलेंस मतलब आपने ज्यादा पैसे पे किए देन व्हाट यू हैव इन द बैंक, दैट इज ओवरड्राफ्ट। इज इट क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, जो कैश बैलेंस है उसको उठाऊंगा, उसे रिसिप्ट में लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 13,000, राइट? इट इज नॉर्मल। बट जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसे मैं पेमेंट की तरफ लिखूंगा 1 तारीख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक कॉलम में 18,000। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश चला गया रिसिप्ट साइड में, बैंक चला गया पेमेंट साइड में, बिकॉज ओवरड्राफ्ट मींस एक्सेस पेमेंट। याद रखो, ओवरड्राफ्ट मींस यू आर पेइंग मोर देन व्हाट यू हैव, सो इट इज शोइंग अ एक्सेस पेमेंट, यानी कि इट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। तो पेमेंट की तरफ, क्रेडिट की तरफ मैंने बैंक का बैलेंस लिख लिया। एंड कैश आपके पास है, मतलब इट इज अ नॉर्मल बैलेंस कि रिसिप्ट्स आर मोर, पैसा ज्यादा है, दैट इज मैंने रिसिप्ट साइड में लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये मेरा 1 तारीख का ट्रांजैक्शन हो गया। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 2 तारीख। 2 तारीख को वो कह रहे हैं रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश 1,700 एंड बेरर चेक ₹500। वो कह रहे हैं आपको नेहा से 1,700 का कैश मिला एंड बेरर चेक मिला 500 का। क्या क्या मिल रहा है? फिर से देखो, कैश 1,700 रुपए उसने कैश दिया, जो आपने नोट गिन के ले लिए 1,700 रुपए, एंड उसने आपको चेक दिया 500, बट ये चेक बेरर चेक है। अब आपके दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। क्या इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए? बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो नेहा ने आपको 1,700 रुपए कैश दी, 500 रुपए का बेरर चेक दिया, मतलब 500 रुपए भी हमारे लिए कैश है। फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, नथिंग बट बेरर चेक इज कैश एंड कैश इज ऑल्सो कैश। तो आपको टोटल कैश मिली 1,700 जो ओरिजिनल कैश है, 500 बेरर चेक यानी कि वो भी कैश है, तो आपको टोटल 2,200 कैश मिली। तो जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं 2,200 कैश मिली ऐसा अकाउंटिंग करूंगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? नेहा ने आपको 1,700 कैश दी, वो तो क्लियर है, प्लस 500 का उसने बेरर चेक दिया, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, मतलब 1,700 कैश, 500 कैश, टोटल कैश 2,200 आई। इस प्रकार से मुझे इसकी एंट्री देनी पड़ेगी, मुझे 2,200 कैश आने की एंट्री देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो हमें कैश मिल रही है या हम कैश पे कर रहे हैं? आंसर इज हमें कैश मिल रही है। तो कैश आने की एंट्री मैं कौन सी तरफ करूंगा? रिसिप्ट्स में करूंगा। तो मेरी साइड क्लियर है। किसने दिया? नेहा ने दिया, तो मैं नेहा के नाम पर लिखूंगा। क्या दिया? कैश दिया।
2200 इज द कैश। 1700 कैश प्लस 500 बेरर चेक यानी कि ही कैश, तो 1700 कैश नॉर्मल कैश है, 500 बेरर चेक यानी कि वो भी कैश है, तो टोटल 2200 कैश है। तो मेरी साइड क्लियर है, नाम क्लियर है, कॉलम क्लियर है, मैं कैश कॉलम में लिखूंगा, राइट। कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है? 2 तारीख की ट्रांजैक्शन है, तो 2 तारीख की ट्रांजैक्शन उठाओ, रिसिप्ट में लिखो टू नेहा अकाउंट, कैश कॉलम में 2200 रुपया। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। मैंने कहाँ पर अमाउंट लिखी? नेहा के सामने कैश कॉलम में पूरी अमाउंट लिखी। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। 1700 तो वो कह रहे कैश है ही, एंड 500 रुपये बेरर चेक है, यानी कि 500 रुपया भी मेरे लिए कैश है। इज इट क्लियर? तो मेरी टोटल कैश इज 1700 प्लस 500 यानी कि 2200 इज माई टोटल कैश रिसीव। वही मैंने कैश कॉलम में लिखा कि नेहा से मुझे 2200 रुपये कैश मिली। 1700 इज कैश, 500 इज बेरर चेक, बट बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, इसलिए मैंने टोटल कैश रिसीव्ड कहा 2200, एंड वही मैंने रिसिप्ट्स में अमाउंट कॉलम में लिखी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है। तो 2 तारीख के बाद चलते हैं 8 तारीख के ट्रांजैक्शन। 8 तारीख को वो कह रहे हैं पेड टू धनराज ₹6000 बाय चेक। वेरी सिंपल, हमने धनराज को पे किया। कैसे? चेक से पे किया। तो इमीडिएटली दिमाग में आपके आना चाहिए हम पे कर रहे हैं, तो एंट्री कौन सा साइड होगी? ऑन द पेमेंट साइड। किसे पे कर रहे हैं? धनराज को, तो धनराज के नाम पर एंट्री लिखेगी, तो हमारी साइड क्लियर है, ऑपोजिट पार्टी का नाम क्लियर है। एंड अब माय क्वेश्चन इज कि कौन से कॉलम में एंट्री करोगे? तो वो कह रहे हैं कि आपने चेक से पे किया, अब यू आर पेइंग बाय चेक, तो कुछ सोचने की जरूरत है। व्हेन यू आर पेइंग बाय चेक तो वो बेरर या क्रॉस है, फर्क नहीं पड़ता है, राइट। पेइंग बाय चेक यानी कि बैंक में लिखना है। तो मेरे तीनों चीजें क्लियर है, साइड क्लियर है, पेमेंट में एंट्री होगी। किसके नाम पर लिखना है? धनराज के नाम पर लिखना है। कौन से कॉलम में लिखना है? बैंक कॉलम में लिखना है। पेमेंट साइड धनराज एंड बैंक, तीनों एलिमेंट क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा? मैं 7 तारीख की ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, पेमेंट में लिखूंगा बाय धनराज अकाउंट एंड बैंक कॉलम में 6000, राइट। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। 2 तारीख को भी हमने नरेशन नहीं लिखा था, 7 तारीख को भी नरेशन नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है नरेशन नॉट नेसेसरी। अगर ये नहीं होता तो नरेशन जरूर। इज इट क्लियर? चाहिए तो आप मन में लिखो कि बिंग चेक इशूड, राइट। नरेशन मन में आप बोल दो कि हाँ बाय धनराज अकाउंट 6000 बिंग चेक इशूड। इज इट क्लियर? तो 7 तारीख की ट्रांजैक्शन काफी सिंपल थी। उन्होंने वेरी क्लियरली कहा था कि हमने धनराज को पे किया बाय चेक, तो हम पेइंग टू धनराज, मैं पैसा पे कर रहा हूं, तो पेमेंट में एंट्री होगी। धनराज को दिया, क्या दिया? चेक दिया, इसलिए बैंक कॉलम में मैंने एंट्री लिख ली, राइट। तो 7 तारीख क्लियर है। चलते हैं 8 तारीख के ट्रांजैक्शन। दे आर सेइंग कैश सेल 6545 एंड डिस्काउंट अलाउड 55, राइट। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि कैश सेल्स मतलब क्या? कैश लेके आपने गुड्स बेचे, कैश लिया एंड सामान बेचा, कैश आई एंड गुड्स गए। तो कैश आ रहा है तो आई रिकॉर्ड इट ऑन द रिसिप्ट साइड, यस और नो। मैं रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड करूंगा। किस नाम पर एंट्री लिखूंगा? सेल्स नाम पर। कल का क्वेश्चन याद करो, कैश सेल्स 3 बार था। कैश सेल्स यानी कि कैश है, रिसिप्ट्स में एंट्री हुई। बट मेरा क्वेश्चन इज कितना अमाउंट लिखोगे? द आंसर इज हम लिखेंगे 6545, क्योंकि वो कह रहे कैश सेल करके 6545 जेब में आए, और जो गुड्स गए वो इससे ज्यादा के थे, तो 55 डिस्काउंट काटने के बाद 6545 आया। मतलब ऑलरेडी दे हैव डिडक्टेड द डिस्काउंट। गेटिंग इट? उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि गुड्स सोल्ड ऑफ 6545 एंड रिसीव्ड कैश आफ्टर डिस्काउंट 55, नहीं कहा है। मतलब उन्होंने बोला है कि कैश आई, कितनी कैश आई? 6545। तो कैश सेल्स की अमाउंट इज 6545, डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो 55 रुपीज डिस्काउंट फिर से काटने की जरूरत नहीं है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द डिस्काउंट। हाँ, उन्होंने इस स्टेटमेंट को ऐसा कहा था कि गुड्स सोल्ड 6000 एंड कैश रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट। कैश रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट, तो 6000 के गुड्स बेचे, उसमें से डिस्काउंट काट के कैश मिला, तो फिर हम डिस्काउंट काटते हैं। यहां पर वो कह रहे कैश सेल्स, कैश आई कितनी? 6545 एंड डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट नहीं बोल रहे वो, मतलब डिस्काउंट दे हैव ऑलरेडी डिडक्टेड, डिस्काउंट काटने की जरूरत नहीं है आपको। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो माय सिंपल इज कैश सेल्स, कितने रुपए का कैश सेल्स है? 6545, मतलब जेब में कितना कैश आया? 6545, राइट। सो 6545 ऑलरेडी डिस्काउंट डिडक्टेड है, नो नीड टू डिडक्ट इट अगेन। तो सिंपल कैश सेल्स हो रहा है, यानी कि कैश आ रही है, तो आई रिकॉर्ड इट ऑन द रिसिप्ट साइड, यस और नो। किस नाम पर एंट्री करूंगा? सेल्स के नाम पर एंट्री करूंगा। एंड माय तीसरा क्वेश्चन इसकी कौन से कॉलम में अमाउंट लिखूंगा? तो कैश कॉलम में लिखूंगा, एज दे आर सेइंग इट इज कैश सेल्स। आपने सेल करके कैश ली,
राइट। तो सिंपली मैं 8 तारीख की ट्रांजैक्शन को उठाऊंगा, रिसिप्ट्स में आऊंगा, रिसिप्ट्स में लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में 6545, डिस्काउंट को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर मैं डिस्काउंट को इग्नोर कर रहा हूं, मुझे सिर्फ पैसे आने की एंट्री करनी है। कितना पैसा आया? 6445। व्हाई आई एम नॉट सबट्रैक्टिंग डिस्काउंट? बिकॉज डिस्काउंट ऑलरेडी सबट्रैक्टेड है। दे आर सेइंग कैश सेल्स, कैश आई, सेल करके कितनी कैश आई? 6545 कैश आई। उन्होंने अगर ऐसा लिखा होता गुड्स सोल्ड 6545 एंड कैश रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट, मतलब वो कह रहे कि कैश मिली, जो गुड्स बेचे उसमें से डिस्काउंट काट के, तो फिर हम डिस्काउंट काटते। अभी डिस्काउंट काटने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो कैश सेल्स की एंट्री एज यूजुअल मैंने रिसिप्ट्स में लिखी, टू सेल्स, कैश कॉलम में 6545। 8 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 10 तारीख। वो कह रहे चेक रिसीव्ड ऑन 2 मार्च 2019 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वो कह रहे हैं जो आपको 2 मार्च 2019 को चेक मिला था, तो 2 मार्च को हमें बेरर चेक मिला था 500 रुपीज का। यस और नो? हमें 2 मार्च को कितने का चेक मिला था? 500 रुपए का बेरर चेक मिला था। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो नथिंग बट हमें 2 तारीख को 500 रुपए का बेरर चेक मिला था। आज 10 तारीख को उस बेरर चेक को मैं बैंक में जमा कर रहा हूं, राइट। बेरर चेक को बैंक में जमा कर रहा हूं। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। नथिंग बट आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि मैं कैश बैंक में जमा कर रहा हूं। तो 10 तारीख की एंट्री या 10 तारीख की ट्रांजैक्शन को मैं रीरीड कर रहा हूं एज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या रीरीड कर रहा हूं कि 2 तारीख का चेक मैंने 10 तारीख को बैंक में जमा किया, बट 2 तारीख को मुझे कौन सा चेक मिला था? 2 तारीख को मुझे बेरर चेक मिला था 500 रुपए का। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो मैं कैश बेरर चेक को हटा के या क्वेश्चन में से चेक को हटा के कैश पढ़ रहा हूं। तो 10 तारीख की एंट्री को या 10 तारीख की ट्रांजैक्शन में पढ़ रहा हूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने क्या डिपॉजिट किया बैंक में? कैश डिपॉजिट किया। इज इट क्लियर? आपको जो 2 तारीख को बेरर चेक मिला था वो आप बैंक में जमा कर रहे हो। बेरर चेक यानी कि कैश, नथिंग बट आप कैश बैंक में जमा कर रहे हो। जब ऐसा सोचोगे तो ही सही एंट्री बनेगा। तो व्हाट एम आई डिपॉजिटिंग इनटू बैंक? आई एम डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक। मैंने जेब से 500 रुपए कैश निकाली। वह 500 रुपए बेरर चेक 500 रुपए का था, यानी कि कैश 500 रुपए। 500 रुपए कैश निकाली, बैंक में जमा किया। तो मैं कैश उठा के बैंक में जमा कर रहा हूं। सो द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन कैश एंड बैंक, सो आई हैव टू पास अ कॉन्ट्रा एंट्री। मुझे कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। कैश एंड बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है, मैं कैश उठा के बैंक में जमा कर रहा हूं, सो आई हैव टू गिव अ कॉन्ट्रा एंट्री। इज इट क्लियर? सो कॉन्ट्रा एंट्री जब भी होगी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, रिसिप्ट, पेमेंट दोनों साइड में हमें रिकॉर्ड करना है। कैश जाने की भी एंट्री करनी है, बैंक में पैसा आने की भी एंट्री करनी है। बट टू मेक इट करेक्ट और टू मेक इट परफेक्ट, मैंने क्या कहा था कि दोनों को एक साथ सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑलवेज थिंक अबाउट कैश फर्स्ट। कैश को रिकॉर्ड करो, बैंक की एंट्री आप उसका उल्टा कर सकते हो, राइट। सो मैं कैश बैंक में जमा कर रहा हूं, यानी कि कैश जा रही है, तो कैश जाने की एंट्री में पेमेंट में करूंगा। कहां पर मैं पैसा भेज रहा हूं? बैंक में। तो मेरे ऑपोजिट अकाउंट का नाम होगा बैंक अकाउंट। और मैं क्या दे रहा हूं? कैश। तो कॉलम कैश होगा। यस और नो? तो मेरे 3 एलिमेंट देखो, कैश जा रही है तो पेमेंट में रिकॉर्ड करूंगा। कहां जा रही है? बैंक में जा रही है, तो मैं बैंक के नाम पर रिकॉर्ड करूंगा। और पैसे कहां से कम होंगे? कैश कॉलम से पैसे कटेंगे या बैंक कॉलम से पैसे कटेंगे? तो कैश जमा हो रही है ना बैंक में, तो कैश जा रही है हमसे, तो कैश कॉलम में मैं लिखूंगा। तो मैं पेमेंट साइड में बैंक के नाम पर कैश कॉलम में एंट्री करूंगा। तो मेरी 10 तारीख का पहला इफेक्ट या पहला ट्रांजैक्शन होगा ऑन द पेमेंट साइड, मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। एंड कौन से कॉलम में अमाउंट लिखूंगा? कैश कॉलम में 500 रुपीज, जो बेरर चेक की अमाउंट थी एज पर 2 तारीख। इज इट क्लियर? तो मैंने बेरर चेक बैंक में जमा किया। बेरर चेक नथिंग बट मैंने कैश बैंक में जमा की। तो कैश जाने की पहली एंट्री कर रहा हूं मैं। कैश गई, कहां गई? बैंक में गई। कैश गई इसलिए कैश के कॉलम में मैं अमाउंट लिख रहा हूं। एंड कहां गई? बैंक में गई, तो बैंक के नाम पर लिख रहा हूं 10 तारीख। तो ये कैश जाने की एंट्री है। अब कैश कहां आई? तो कैश बैंक में आई, तो मुझे रिसिप्ट्स में भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो रिसिप्ट्स में मैं आ रहा हूं 10 तारीख। यहां पर जो मैंने लिखा है बाय बैंक अकाउंट, उसका उल्टा मैं यहां पर लिखूंगा टू कैश अकाउंट। मैंने पेमेंट में कैश कॉलम में अमाउंट लिखी है, मैं रिसिप्ट्स में बैंक कॉलम में अमाउंट लिखूंगा 500। इज इट क्लियर? ये याद रखो, राइट, कि पहले कैश को जाने की एंट्री करो, फिर उसका उल्टा इस तरफ कर दो। वहां पर बाय बैंक था, यहां पर मैंने टू कैश लिखा। वहां पर कैश कॉलम में अमाउंट थी, यहां पर मैंने बैंक कॉलम में। कि मैं कह रहा हूं कि बैंक में 500 रुपए जमा हुए, बैंक कॉलम में 500 रुपए जमा हुए, कहां से? कैश से।
राइट। तो ये ऑटोमेटिकली लॉजिक हो रहा है या ऑटोमेटिकली डबल इफेक्ट हो रहा है, या आप कैश को फॉलो करके बैंक का दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली सोच सकते हो। गेटिंग इट? तो आप जैसे चाहे वैसे करो, एंड में वही इफेक्ट आपको दिखना चाहिए। एंड जाते जाते नरेशन तो नहीं देना है, बट आपको क्या करना है, LF कॉलम दोनों तरफ C यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री मार्क करनी है। C फॉर कॉन्ट्रा, कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि बाय बैंक का ऑपोजिट इफेक्ट यहाँ पर टू कैश है, टू कैश का ऑपोजिट इफेक्ट यहाँ पर बाय बैंक है, सो दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। कॉन्ट्रा एंट्री की बोथ द एंट्रीज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट आपको कैश बुक में ही दिखेगा, इसके लिए कोई लेजर में इफेक्ट नहीं जाएगा। इसलिए LF में, लेजर फोलियो में हम C लिख रहे हैं कि ये हमने लेजर में नहीं पास की, लेजर में पास करना हमें नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में सीखना है। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है कि मैंने बेरर चेक यानी कि कैश बैंक में जमा किया, तो कैश जाने की एंट्री, कहाँ गई कैश, बैंक में गई, एंड बैंक में पैसा आने की एंट्री, दैट इज कॉन्ट्रा इफेक्ट मेरा हो गया। तो 10 तारीख की ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई। चलते हैं 12 तारीख की ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000। सेम फिर से वही कह रहे कि मैंने 5000 रुपए बैंक में जमा किए। क्या जमा किया? कैश। तो फिर से मैंने जेब से 5000 रुपए निकाले, बैंक में जाके जमा कर दिए, तो कैश जा रही है, कहाँ जा रही है, बैंक में जा रही है। तो फिर से यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, यस और नो, कि मैंने 5000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया। 5000 क्या? 5000 कैश। तो मैंने जेब में से 5000 उठाए, बैंक में जाके जमा कर दिए, तो अगेन आई हैव टू पास अ कॉन्ट्रा एंट्री हियर। तो फिर से पैसे जा रहे हैं, तो मैं पैसे जाने का पहले इफेक्ट दूंगा और उसको उल्टा करके मैं बैंक में पैसा आने का एंट्री करूंगा। सो अगेन आई हैव टू गिव अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगेन आई विल फॉलो कैश फर्स्ट। तो मैं जेब से 5000 कैश उठा रहा हूं, बैंक में जमा कर रहा हूं, मतलब कैश जा रही है, तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड, यस और नो। तो मैं पेमेंट साइड में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 12 तारीख। कहाँ जमा कर रहे हैं हम पैसा? बैंक में, तो आई एम राइटिंग बाय बैंक अकाउंट। और पैसा कहाँ से कम हो रहा है? कैश से, तो कैश कॉलम में 5000। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने 5000 रुपए बैंक में जमा करने का पहला इफेक्ट दिया, कैश जाने का इफेक्ट दिया। कैश कॉलम में मैंने अमाउंट लिखी, कैश कम हो रही है, तो कैश कॉलम में 5000। कैश कहाँ गई? बैंक में गई, इसलिए मैंने बाय बैंक अकाउंट लिखा। कब गई? 12 तारीख को गई। अब इमीडिएटली इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट या सेकंड इफेक्ट मैं रिसिप्ट्स में दूंगा। रिसिप्ट्स में फिर से लिख रहा हूं 12 तारीख। पेमेंट में मैंने लिखा था बाय बैंक अकाउंट, तो उसका उल्टा मैं यहां पर लिखूंगा टू कैश अकाउंट। पेमेंट में मैंने कैश कॉलम में 5000 लिखे थे क्योंकि कैश से पैसे कट रहे हैं। अब बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, तो बैंक कॉलम में 5000। इसका मतलब है कैश आई, कहां आई? बैंक में आई। टू कैश अकाउंट, कहां पर जमा हुई कैश? बैंक कॉलम में, राइट। फिर से नरेशन नहीं देना है, बट दोनों तरफ क्या लिखोगे? LF में C यानी कि कॉन्ट्रा। तो जो हमारी अभी 10 तारीख की ट्रांजैक्शन थी, उसी प्रकार से हमारी 12 तारीख की भी ट्रांजैक्शन हुई। 10 तारीख को बस हम वो बोल रहे थे चेक डिपॉजिटेड, बट कौन सा चेक? बेरर चेक। बेरर चेक यानी कि कैश, नथिंग बट 10 तारीख को आपने कैश डिपॉजिट की बैंक में, एंड आज 12 तारीख को भी आप कैश डिपॉजिट करें। तो देखो दोनों एंट्री सेम दिख रही है, पेमेंट में भी सेम, सिर्फ अमाउंट अलग आ रही है। रिसिप्ट में भी सेम, सिर्फ अमाउंट अलग आ रही है। 10 तारीख को 500 रुपए जमा किए, 12 तारीख को 5000 रुपए जमा किए। इज इट क्लियर? राइट। चाहिए तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से 10 एंड 12 तारीख का डिस्कशन एक बार फिर से सुनो, राइट। चलते तो 12 तारीख के बाद चलते हैं 13 तारीख। गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट 5000। क्या कह रहे? प्राची से आपने गुड्स खरीदे 5000 रुपए के, बट उधार। उधार यानी कि क्रेडिट, मतलब आपने गुड्स तो ले लिए। डिड यू पेड मनी? आंसर इज नो। आपने प्राची को कहा कि अभी पैसा नहीं है, एक आध 2 हफ्ते बाद या एक आध महीने बाद मैं पे करूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो गुड्स तो खरीद लिया, पैसा गया क्या? नहीं। तो पैसा जाने की एंट्री अभी करनी है क्या? नहीं। या पैसा आया क्या? गुड्स आए, तो हम यहां पर गुड्स आने की एंट्री लिख रहे हैं क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट इज फॉर कैश। कैश आई, पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो पेमेंट, यस और नो। यहां पर गुड्स आ रहे हैं बट वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग, तो पैसे जाने का कोई सवाल ही नहीं है, ना पैसा आने का कोई सवाल है। गुड्स खरीदे उधार, तो गुड्स के बदले में ना पैसे दिए ना पैसे आए, सो इसे हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो मैंने उस पर क्रॉस मार्क कर दिया। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमें कैश ट्रांजैक्शन चाहिए, रोक वाला ट्रांजैक्शन चाहिए। पैसा आना चाहिए या पैसा जाना चाहिए? यहाँ पर ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं, उसके बदले में उधारी क्रिएट हो रही है। तो गुड्स आने की एंट्री आपको परचेज बुक में करनी पड़ेगी। ये परचेज बुक है क्या? ये कैश बुक है, तो उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे एज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। यस और नो? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, जो इससे पहले वाला टॉपिक में हमने सीखा था। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? 13 तारीख की ट्रांजैक्शन पर क्रॉस कर रहा हूँ, इसे इग्नोर कर रहा हूँ, एंड आ रहा हूँ 15 तारीख की ट्रांजैक्शन। चेक रिसीव फ्रॉम नेहा रिटर्न्ड डिसऑनर। क्या कह रहे हैं वो? ध्यान से सुनो।
चेक रिसीव फ्रॉम नेहा, नेहा से मिला हुआ चेक रिटर्न डिसऑनर। नेहा से चेक कब मिला था? नेहा से हमें चेक मिला था 2 तारीख को, यस और नो? ट्रांजैक्शन में देखो आपके टेक्स्ट बुक में 2 तारीख को नेहा से हमें बेरर चेक मिला था 500। उसी बेरर चेक को हमने 10 तारीख को बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में हमने कब जमा किया? जमा किया यानी कि रिसिप्ट्स में कब लिखा? तो हमने 10 तारीख को, देखो 10 तारीख की मैंने ट्रांजैक्शन हाईलाइट की कि जो 500 रुपए का चेक था नेहा का, वो 10 तारीख को मैंने बैंक में जमा किया था। कॉन्ट्रा एंट्री 3, क्योंकि बेरर चेक था। बेरर चेक यानी कि हमने अकाउंटिंग पर्पस के लिए, मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग पर्पस के लिए बेरर चेक को आपको हमेशा कैश मानना है। तो मैंने नेहा से मिला हुआ चेक को कैश ट्रीट करके बैंक में डिपॉजिट किया था 10 तारीख को। तो जो 10 तारीख को मैंने बैंक में जमा किया हुआ चेक है, वो आज क्या हुआ? डिसऑनर हुआ। इज इट क्लियर? 10 तारीख को बैंक में जमा किया हुआ चेक आज 15 तारीख को डिसऑनर हुआ। तो जो 10 तारीख की ट्रांजैक्शन वो मुझे क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी। 10 तारीख की ट्रांजैक्शन को आई हैव टू रिवाइंड इट, रिवर्स करना है। 15 तारीख को मैं क्या करूंगा? चेक डिसऑनर की एंट्री करूंगा। इज इट क्लियर कि मैंने नेहा से रिसीव किया हुआ चेक 10 तारीख को बैंक में जमा किया, राइट? बेरर चेक था इसलिए मैंने उसको कैश कहा, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, बट वो नेहा का बेरर चेक था। तो मैंने 10 तारीख को बैंक में जमा किया, तो 10 तारीख को जो हाईलाइटेड एंट्री है वो बैंक में बेरर चेक जमा करने की एंट्री है। अब बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया डिसऑनर पर, मैंने कल आपको डिस्कशन कहा था, डिसऑनर का मतलब है कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ। कौन सा चेक क्लियर नहीं हुआ? जो 10 तारीख को नेहा का चेक हमने बैंक में जमा किया था। आज 15 तारीख को आपको ट्रांजैक्शन में बताया कि नेहा से आपको पैसे नहीं आए, नेहा के बैंक में पैसे कम थे, या सिग्नेचर गलत थी, डेट मिसमैच होती, या कुछ ना कुछ तो रीजन था, इसलिए नेहा के बैंक ने आपके बैंक को 500 रुपए नहीं दिए। तो जो रिसिप्ट में आपने 500 रुपए नेहा से पैसे आए करके लिखा है, उसे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो 15 तारीख को मैं लिखूंगा कि किसका चेक डिसऑनर हुआ? नेहा का। तो मैं लिखूंगा बाय नेहा। ये चेक कहां जमा था? बैंक में 500। तो बैंक से 500 रुपए कम हो जाएंगे, तो पेमेंट कॉलम में, बैंक कॉलम में 500 रुपए लिख रहा हूं। तो नेहा का चेक रिटर्न आया, रिवर्स एंट्री होगी। तो बाय नेहा अकाउंट, बैंक कॉलम में 500। दिस हैज टू बी माय ट्रांजैक्शन और माय एंट्री फॉर 13 तारीख की ट्रांजैक्शन। चेक रिटर्न डिसऑनर। कौन सा चेक? नेहा का चेक, जो हमने बैंक में कब जमा किया था? 10 तारीख को। तो 10 तारीख की एंट्री को मैं रिवर्स कर रहा हूं, उसे हम इरेज नहीं कर सकते। आई हैव टू रिवाइंड इट, आई हैव टू रिवर्स इट। तो मैं उसे रिवर्स कर रहा हूं बाय पासिंग अन ऑपोजिट एंट्री। तो रिसिप्ट्स के ऑपोजिट पेमेंट में मैं एंट्री पास कर रहा हूं 15 तारीख बाय नेहा अकाउंट, क्योंकि नेहा का चेक डिसऑनर एंड बैंक कॉलम में मैं 500 रुपए लिख रहा हूं, राइट? तो यहां पर हमारा 15 तारीख का एंट्री कंप्लीट हुआ। अब 20 तारीख के आगे वाली एंट्रीज जितनी भी है वो हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क इतना ही है कि 20 तारीख से आगे अप टू 31st देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन। इन सारे ट्रांजैक्शंस को पढ़ो एंड इनका नेसेसरी एंट्री ट्राई करो देना। इसमें कुछ नई चीज़ें हमें आने वाले क्वेश्चंस में, दैट इज 20th ट्रांजैक्शन में ही कुछ नया है, वो हमें पढ़ना है। नया है बट डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, तो यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। इज इट क्लियर? चलो, तो फिर आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम 20 तारीख के आगे वाली सारी ट्रांजैक्शंस को कवर करेंगे। इज इट क्लियर? चलो, तो हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।